हेलो गाइज। एनाफाइलेक्टिक शॉक की क्लास के अंदर आज आपका सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करेंगे शॉक का एनाफाइलेक्टिक टाइप का, कि एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन के कारण किस प्रकार का शॉक बॉडी के अंदर डेवलप होता है, इसके कारण क्या होंगे, किस प्रकार से इसकी पैथोफिजियोलॉजी रहेगी और किस प्रकार इस शॉक को मैनेज किया जाएगा। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव टाइप का शॉक रहेगा कि बॉडी के अंदर किस प्रकार से ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा वेजोडाइलेशन की वजह से, और किस प्रकार एनाफाइलेक्टिक शॉक जो है वो प्रोसेस करेगा। तो एनाफाइलेक्टिक शॉक है वो क्या है? एक सडन सीवियर एलर्जिक रिएक्शन। एनाफाइलेक्सिस क्या है? सडन सीवियर एलर्जिक रिएक्शन कैरेक्टराइज्ड बाय hypotension, then respiratory difficulty and urticaria। एनाफाइलेक्टिक शॉक क्या है? सडन सीवियर एलर्जिक रिएक्शन है जिसके कारण क्या सिम्टम देखने को मिल रहे हैं? हाइपोटेंशन, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी और अर्टिकेरिया। ये इसके मेन साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे आपको एनाफाइलेक्टिक शॉक के। कोज क्या है इसका? बिकॉज ऑफ एलर्जन एक्सपोजर। मीन्स किसी भी एलर्जन के एक्सपोजर की वजह से बॉडी के अंदर एक सिस्टेमिक रिएक्शन डेवलप होगी, जिसके कारण क्या हो रहा है? बॉडी के अंदर हाइपोटेंशन हो रहा है, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी पेशेंट के अंदर आ रही है और अर्टिकेरिया आ रहा है। ये सारे जो सिम्टम है वो एनाफाइलेक्टिक शॉक को कोज करेंगे। ये एनाफाइलेक्टिक शॉक के सिम्टम होंगे कि जब भी एनाफाइलेक्टिक शॉक डेवलप हो रहा है ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलेगी। तो क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ एन एलर्जन एक्सपोजर, की किसी भी एलर्जन के एक्सपोज की वजह से क्या हो रहा है? बॉडी के अंदर शॉक की स्थिति पैदा हो रही है। ये जो स्थिति होती है वो एक्यूट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। एक्यूट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन क्यों है? एनाफाइलेक्टिक शॉक की स्थिति जो है वो एक लंबी प्रोसेस नहीं है। मतलब जैसे ही एक एलर्जन का एक्सपोज हुआ बॉडी के अंदर इतनी जो सिस्टमेटिक रिएक्शंस होगी कि जल्दी से जो है वो शॉक की तरफ पेशेंट जा सकता है। तो बाकी जो शॉक है वो आपको धीरे धीरे देखने को मिल रहे थे, लेकिन ये जो है वो विद इन मिनट्स और विद इन सेकेंड्स जो है वो बॉडी के अंदर एनाफाइलेक्टिक शॉक डेवलप हो सकता है जैसे ही कोई पेशेंट एलर्जन से एक्सपोज हुआ है। अगर इसकी मोर्टेलिटी की अपन बात करें तो इसकी मोर्टेलिटी है 1%। मीन्स 1% जो है पीपल वो जो है उनके अंदर क्या हो रहा है? डेथ का कोज बन रहा है आपका एनाफाइलेक्टिक शॉक। अब इसका अपन देखते हैं कि क्या इसकी पैथोफिजियोलॉजी रहेगी, कि एक एलर्जिक रिएक्शन अगर बॉडी के अंदर होती है तो उसकी क्या पैथोफिजियोलॉजी रहेगी। तो बॉडी के अंदर जब भी कोई एंटीजन और एलर्जन जो है वो बॉडी के अंदर आएगा तो नॉर्मली क्या करती है? मैक्रोफेज जो होती है वो एनगल्फ कर लेती है, जिसको अपन बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। नॉर्मली अगर बॉडी के अंदर कोई एलर्जन आता है या फिर एंटीजन आता है तो मैक्रोफेज क्या करती है? फेगोसाइटोसिस कर लेती है, मतलब उस एलर्जन का डिस्ट्रक्शन कर देती है। जैसे मान लो ये आपकी एक मैक्रोफेज है, तो आपका जो भी एंटीजन आया है, जैसे मान लो ये कोई आपका एंटीजन है, तो इसका क्या कर लेगी? फेगोसाइटोसिस कर देगी और अल्टीमेटली जो है ये क्या हो जाएगा? आपकी मैक्रोफेज जो है वो इसको एनगल्फ जो है वो कर जाएगी। तो इस प्रकार क्या हो रहा है? फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस हो रही है जिसमें मैक्रोफेजेज आपका क्या है? एलर्जन का डिस्ट्रक्शन कर रही है। लेकिन कुछ पेशेंट्स के अंदर या कुछ लोगों के अंदर क्या होती है? एक स्पेशल टाइप की मैक्रोफेजेज होती है जिसको अपन बोल सकते हैं सुपर मैक्रोफेजेज। किसी भी पर्टिकुलर एलर्जन के लिए क्या होती है ये सुपर मैक्रोफेजेज? किन किन जो कई मरीजों के अंदर या कई इंसानों के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो ये सुपर मैक्रोफेजेज क्या करती है? कई बार जैसे आपकी ये मैक्रोफेज है, ये क्या करेगी? ये जो आपका एलर्जन आया था इसका क्या कर देगा? पूरी तरह एनगल्फमेंट जो है वो फेगोसाइटोसिस नहीं करेगी। तो पूरी तरह जो है वो फेगोसाइटोसिस नहीं करेगी तो क्या कर देगी? पार्शियल जो है वो पार्शियली क्या कर देगी? इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगी या फिर ब्रेक डाउन कर देगी। मतलब बॉडी के अंदर कोई एलर्जन आया है
उसका क्या कर देगा, पार्शियली ब्रेक डाउन कर देगी ये वाली जो मैक्रोफेजेज है, सुपर मैक्रोफेजेज है, जो एंटीजन आया है। अब ये एंटीजन क्या होगा, यहाँ पे पार्शियली जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा इस मैक्रोफेज के अंदर। और ये मैक्रोफेज क्या करेगी, कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स हैं, इनको ऐड करके ये अपने सरफेस पे प्रेजेंट कर देगी। मतलब ये जो आपका एक एंटीजन मैक्रोफेज की तरफ आया था, ये मैक्रोफेज इसका पूरी तरह एनगल्फ नहीं करके पार्शियली इसको ब्रेक डाउन कर दिया, और ये क्या करेगी, प्रोटीन से साथ ऐड करके इसको अपने सरफेस के ऊपर प्रेजेंट कर देगी। अब क्या हुआ, ये जो मैक्रोफेज है इसने क्या कर लिया, अपने सरफेस के ऊपर प्रेजेंट कर लिया है किसको, आपके जो एलर्जन हैं उसके पार्टिकल को। अब ये जो एलर्जन के पार्टिकल हैं ये किसके लिए प्रेजेंट हुए हैं, यहाँ पे ये हुए हैं आपकी टी लिम्फोसाइट के लिए। मीन्स टी लिम्फोसाइट जो है वो इनको पहचान लेगी, और टी लिम्फोसाइट यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी। और जो टी लिम्फोसाइट होती है यहाँ पे ये होती है टी हेल्पर सेल या फिर TH2 इनको अपन बोलते हैं। ये क्या करेगी, ये एक्टिवेट होके कुछ प्रोडक्ट्स का रिलीज़ करेगी, कुछ प्रोडक्ट्स का रिलीज़ करेगी, जो क्या करेगी, बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करेगी। मीन्स जो आपका एलर्जन आया था वो आपकी मैक्रोफेज के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट हुआ है, जिसको आइडेंटिफाई किया है आपकी टी लिम्फोसाइट ने, और टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करती है, और जो एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट होती है इसको अपन बोलते हैं प्लाज्मा सेल। एक्टिवेटेड जो बी लिम्फोसाइट होती है इसको अपन बोलेंगे प्लाज्मा सेल। और प्लाज्मा सेल क्या करती है, ये वाला जो आपका एंटीजन है जिसने आपकी टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट किया है, यही आपकी प्लाज्मा सेल कहलाती है। और प्लाज्मा सेल क्या करती है, एंटी एलर्जन एंटीबॉडी बनाएगी। ये वाला जो एलर्जन आया था आपकी बॉडी में, इसके खिलाफ क्या बनाएगी, एंटी एलर्जन एंटीबॉडी बनाएगी, जिसको अपन बोलेंगे IgE। मतलब किसी बॉडी के अंदर पहली बार अगर एलर्जन का एक्सपोजर हुआ है तो मैक्रोफेज, ये जो सुपर मैक्रोफेज है, ये क्या करेगी, अपनी सरफेस के ऊपर इनको प्रेजेंट कर देगी, जिसके कारण टी लिम्फोसाइट एक्टिवेट होगी, टी हेल्पर सेल एक्टिवेट होगी, जो बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करेगी। और बी लिम्फोसाइट जब एक्टिवेट होती है तो इसको अपन बोलते हैं प्लाज्मा सेल। और प्लाज्मा सेल क्या करती है, एंटी एलर्जन एंटीबॉडीज़ बनाती है, जिसको अपन बोलते हैं IgE। अब ये IgE क्या करते हैं, अब प्लाज्मा सेल ने क्या बनाए हैं, IgE। अब ये IgE क्या होंगे, ये आपकी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होंगे, आपकी बॉडी के अंदर क्या करेंगे, ये सर्कुलेट होंगे, और बॉडी के अंदर अलग अलग जगह पे पहुंचेंगे। और बॉडी के अंदर अलग अलग जगह क्या प्रेजेंट होती है, मास्ट सेल प्रेजेंट होती है आपके CNS के अलावा, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा बॉडी के ऑलमोस्ट हर जगह क्या प्रेजेंट होती है, मास्ट सेल प्रेजेंट होती है। और जो ज़्यादातर आपको कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल लाइनिंग, कनेक्टिव टिश्यू या फिर एपिथेलियल लाइनिंग या फिर ब्लड वेसल्स के नीचे प्रेजेंट होती है, ज़्यादा इनकी कंसंट्रेशन होती है। तो ऑल एपिथेलियल लाइनिंग, कनेक्टिव टिश्यू और ब्लड वेसल्स, यहाँ पे क्या रहेगी, ये मास्ट सेल का जो कंसंट्रेशन है यहाँ पे ज़्यादा होगी। तो ये मास्ट सेल क्या करती है, इन IgE को बाइंड कर लेती है। तो यहाँ पे जो आपकी मास्ट सेल है ये क्या कर लेगी, यहाँ पे IgE को बाइंड कर लेगी। तो एक बार जब इसके अंदर बॉडी के अंदर क्या आ रहा है, एलर्जन आ रहा है, तब क्या हो रहा है, मैक्रोफेज, सुपर मैक्रोफेज उसको पार्शियली ब्रेक डाउन करके अपने सरफेस के ऊपर ला रही है, और उसके बाद में टी लिम्फोसाइट एक्टिवेट हो रही है, उसके बाद में बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट हो रही है। बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट होती है तो उसको अपन प्लाज्मा सेल बोलते हैं, और प्लाज्मा सेल क्या बना रही है, IgE बना रही है, जो आपकी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो रहे हैं। IgE क्या हो जाता है, आपकी मास्ट सेल जो आपकी कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल लाइनिंग और ब्लड वेसल्स के अंदर मौजूद है, वहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो मास्ट सेल है उसके ऊपर IgE चिपक रहे हैं, या IgE जो है वहाँ पे जाके ऐड हो जाते हैं।
अब जब भी नेक्स्ट टाइम एलर्जन का एक्सपोजर होगा तब क्या होगा, जब भी नेक्स्ट एलर्जन एक्सपोजर होगा, नेक्स्ट एलर्जन एक्सपोजर होगा तो ये आपकी मास्ट सेल को एक्टिवेट करेगा। मास्ट सेल को कैसे एक्टिवेट करेगा, जैसे ही ये एलर्जन आया, ये यहाँ पे आपके ये जो IgE है यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये क्या है, यहाँ पे एक नया एंटीजन आया है, मतलब एक एलर्जन आया है जो दूसरी बार यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है मास्ट सेल के सामने। अब ये क्या करेंगे, ये आपके IgE के ऊपर यहाँ पे आके रिएक्शन करेंगे और IgE क्या करेगी, यहाँ पे केमिकल सिग्नल जो है वो देके आपकी मास्ट सेल को क्या कर देंगे, एक्टिव बना देंगे। अब ये मास्ट सेल जैसे ही एक्टिवेट हुई, यहाँ पे जैसे ही ये एंटीजन IgE से मिलके एक्टिवेट किया इस मास्ट सेल को, और ये क्या करेगी, ये मास्ट सेल बहुत सारे एक सीरीज ऑफ केमिकल्स का रिलीज़ करेगी, सीरीज ऑफ केमिकल्स का रिलीज़ करेगी या फिर इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स का रिलीज़ करेगी, जिसके अंदर क्या होगा, जिसके अंदर होगा आपके प्रोस्टाग्लैंडिन, उसके अलावा ल्यूकोट्रिन्स, उसके अलावा होगा हिस्टामिन, देन इयोसिनोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर, न्यूट्रोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर, उसके अलावा होगा ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर या फिर इंटरल्यूकिन 2-3। इतने सारे जो है वो क्या हो रहे हैं, यहाँ पे सीरीज ऑफ केमिकल्स या इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स किससे रिलीज हो रहे हैं, आपकी मास्ट सेल से रिलीज हो रहे हैं। मास्ट सेल मतलब एक तरह से सीरीज ऑफ जो है वो क्या कर रही है, केमिकल्स का रिलीज़ कर रही है। जैसे ही यहाँ पे एंटीजन दूसरी बार आया, ये IgE से रिएक्शन किया और इसने क्या करा है, मास्ट सेल को मैसेज भेजा है। जैसे ही मास्ट सेल को मैसेज भेजा, यहाँ पे क्या हो रहे हैं, यहाँ पे एंजाइम्स जो है वो एक्टिवेट हो रहे हैं और एंजाइम्स एक्टिवेट होकर प्रोस्टाग्लैंडिन्स का, ल्यूकोट्रिन्स का, हिस्टामिन का, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है, इंटरल्यूकिन्स है, या फिर इयोसिनोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर है, या फिर न्यूट्रोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर है, ये सारे जो है वो केमिकल्स का रिलीज़ हुआ है, या फिर इनको अपन बोल सकते हैं इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स, ये सारे जो है वो रिलीज़ होंगे। अब ये क्या करेंगे, अब आपकी बॉडी के अंदर अलग अलग जगह पे क्या है, मास्ट सेल प्रेजेंट है, अलग अलग जगह पे जो है ये केमिकल्स रिलीज़ होंगे। अब जैसे मान लो अलग अलग टाइप के बॉडी के अंदर क्या हो रहे हैं, यहाँ पे एलर्जन आ रहे हैं। एलर्जन कौन से हो सकते हैं, जैसे ओरल रूट से कोई एलर्जन आया, ओरल रूट से क्या एलर्जन आ सकता है, जैसे किसी को पीनट से एलर्जी है। पीनट से एलर्जी कैसे हुई, आपने देखा होगा पहली वाली जो प्रोसेस थी वो पहली बार जब एलर्जन बॉडी के अंदर आया था, तभी यहाँ पे क्या हो रहा है, पीनट से IgE जो है वो डेवलप हो गए इसके खिलाफ। तो पीनट हो सकते हैं, एग्स हो सकते हैं, या फिर किसी को फिश से एलर्जी हो सकती है, या आपके ओरल एलर्जन है वो प्रवेश कर गए। उसके अलावा अगर आप स्किन के थ्रू देखें तो स्टिंग बाइट है, या फिर बी की वजह से जो है वो बाइट हुआ है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे बॉडी के अंदर एलर्जन जा रहा है। या फिर आपका इंजेक्शन हो सकता है, जैसे कि या कॉन्ट्रास्ट हो सकते हैं, पेनिसिलिन जैसी मेडिसिन हो सकती है। ये क्या है, बॉडी के लिए एलर्जन होंगे। तो ये एलर्जन जब बॉडी के अंदर पहुँचेंगे तो आपके IgE को एक्टिवेट करेंगे और आपकी मास्ट सेल को एक्टिवेट करेंगे, और मास्ट सेल क्या करेगी, इन केमिकल जो है उनका रिलीज़ करेगी। अब आपने देख लिए कि बहुत सारे केमिकल्स, हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, या फिर ल्यूकोट्रिन, या फिर ECF, या फिर NCF, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, ये सारे केमिकल्स क्या हैं, आपकी बॉडी के अंदर रिलीज हुए हैं, मास्ट सेल्स हैं। अब क्या होगा बॉडी के अंदर, अब दोबारा जब एलर्जन आएगा तब ये सारी चीज़ें जो है वो एक्टिवेट होगी। अब जैसे मान लो आपके लंग्स के अंदर क्या होगा, ये रिलीज होंगे। जैसे मान लो यहाँ से आया एक एलर्जन मान सकते हैं, यहाँ पे आप पोलन मान सकते हैं।
ये पोलन जो है वो आपकी बॉडी के अंदर आके आपके लंग्स के अंदर पहुंच गया। अब लंग्स के अंदर यहाँ पे क्या मौजूद है, आपकी मौजूद है मास्ट सेल। अब ये जैसे ही एलर्जन आया यहाँ पे हो जाएगी मास्ट सेल एक्टिवेट। मास्ट सेल एक्टिवेट होगी, ये करेगी हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन यहाँ पे रिलीज, और हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन ये क्या करेंगे, यहाँ पे वेजोडाइलेशन करेंगे। यहाँ पे वेजोडाइलेशन करेंगे। उसके अलावा ये जो आपकी सेल्स है, जैसे आपकी एपिथेलियल लाइनिंग की सेल है, यहाँ पे क्या होगा, गैप जो है सेल्स का, सेल को श्रिंकेज करके यहाँ का गैप बढ़ा देगी। तो हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वेजोडाइलेशन कर रहे हैं, सेल का श्रिंकेज कर रहे हैं, जिसके कारण क्या होगा, एक तो वेजोडाइलेशन की वजह से यहाँ की ब्लड वेसल डायलेट हो गई, तो ये आपका जो अभी इतना जो आपका ल्यूमन था, अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। कम हो गया तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ की ब्लड सप्लाई बढ़ रही है। यहाँ पे वेजोडाइलेशन हो रहा है, इस जगह वेजोडाइलेशन हो रहा है, तो ब्लड सप्लाई बढ़ रही है। अब आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके आसपास की ब्लड सप्लाई बढ़ गई, तो यहाँ पे आपकी जो ल्यूमन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब ल्यूमन कम होगा तो O2 सप्लाई जो है वो आपकी बॉडी की कम हो जाएगी। ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, वीजिंग साउंड है आपको देखने को मिल सकती है। उसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट को टेकिपनिया मतलब जल्दी जल्दी सांस लेके कंपनसेट करने की कोशिश करेगा। उसके अलावा यहाँ पे ब्लड सप्लाई बढ़ेगी ज़्यादा, तो यहाँ पे एडिमा की स्थिति भी देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ की ब्लड सप्लाई यहाँ पे बढ़ रही है, न्यूट्रोफिल्स यहाँ पे बढ़ रहे हैं। ये आपके जो है यूसिनोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर है, ये भी यहाँ पे रिलीज हो रहा है। उसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपकी न्यूट्रोफिल्स है, बेसोफिल्स है, ये भी कलेक्ट हो रही है, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पे जो है डैमेज आपको देखने को मिलेगा। मतलब ब्लड वेसल्स भी यहाँ पे डैमेज कर रहा है। उसके अलावा जो आसपास के टिश्यूज है वो भी डैमेज कर रहा है। एडिमा यहाँ पे डेवलप हो रहा है, वेजोडाइलेशन यहाँ पे हो रहा है, सेल्स सिंकेज होकर जो है आपकी कैपिलरी परमिएबिलिटी बढ़ रही है, जिसके कारण एक्सेसिव जो है वो म्यूकस यहाँ पे रिलीज हो रही है, वीजिंग साउंड आ रहा है, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, टेकिपनिया जैसी स्थिति डेवलप हो रही है। तो एक एलर्जन आते ही जो मास्ट सेल है वो बहुत सारे जो है वो आपके केमिकल्स का रिलीज कर रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है। तो ये आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर देखा है। अब ऐसे ही जैसे मान लो आपने क्या इंजेक्ट किया है, एक पेनिसिलिन ड्रग एडमिनिस्टर करी है, अब वो क्या होगा, ब्लड के द्वारा पूरी बॉडी के अंदर फैल जाएगा, पूरी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, सर्कुलेट हो जाएगा। और पूरी बॉडी के अंदर क्या है, यहाँ पे आपका मास्ट सेल जो है वो प्रेजेंट है। अब पूरी बॉडी के अंदर जब मास्ट सेल प्रेजेंट है, पूरी आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर मास्ट सेल प्रेजेंट है, तो ये मास्ट सेल यहाँ पे जैसे केमिकल्स का रिलीज़ कर रही है, पूरी बॉडी के अंदर केमिकल्स का रिलीज़ करने लगेगी। अब जब यहाँ पे इतना सा वेजोडाइलेशन हो रहा है, तो यहाँ पे ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, आपकी ब्लड वेसल्स डायलेट हो रही है, एडिमा कोज कर रही है। तो पूरी बॉडी की अगर ब्लड वेसल्स डायलेट होगी तो आप यहाँ पे हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। पेशेंट का बीपी लो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर डायलेशन हो रहा है। किस वजह से, ये प्रोस्टाग्लैंडिन, हिस्टामिन जैसे केमिकल्स की वजह से। तो यहाँ पे हाइपोटेंशन पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। उसके अलावा एडिमा पेशेंट के अंदर हो सकता है। अब इस हाइपोटेंशन को करेक्ट करने के लिए, इसको कंपनसेट करने के लिए पेशेंट को क्या होगा, टेकीकार्डिया देखने को मिलेगा। तो पेशेंट का बीपी यहाँ पे लो हो जाएगा, क्योंकि ब्लड वेसल, जो पूरी बॉडी की ब्लड वेसल्स है वो डायलेट हो चुकी है, कैपिलरी परमिएबिलिटी है वो बढ़ रहा है, जिसके कारण बॉडी के अंदर जो इंट्रावस्कुलर फ्लूइड था वो आपके इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ रहा है, इंटरस्टिशियल स्पेस में आ रहा है, जिसकी वजह से एडिमा होगा। इसको कंपनसेट करने के लिए हार्ट में आपको टेकीकार्डिया देखने को मिलेगा। ये आपने हार्ट में देख लिया। उसके अलावा अगर आप स्किन में देखें तो स्किन की लाइनिंग के अंदर एपिथेलियल लाइनिंग है, उसके नीचे भी क्या है, बहुत सारी मास्ट सेल प्रेजेंट है। तो यहाँ की मास्ट सेल क्या करेगी, ये भी हिस्टामिन और जो है आपके केमिकल्स है उसका रिलीज़ करेगी, और वो क्या करते हैं, आपकी स्किन के अंदर इचिंग करेंगे, फिर एडिमा कोज करेंगे, रेडनेस कोज करेंगे। ये क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हिस्टामिन का रिलीज़ हो रहा है। तो हिस्टामिन रिलीज होगा तो आपको बॉडी के अंदर इचिंग देखने को मिलेगी, एडिमा देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो है वो आपको स्किन है वो रेडनेस देखने को मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडिमा है जैसे स्वेलिंग आपकी स्किन के अंदर
आ जाएगी। तो पूरी बॉडी के अंदर मास्ट सेल का डिस्ट्रीब्यूशन है और पूरी बॉडी के अंदर अचानक से जैसे ही आपने एक ड्रग इंजेक्ट करी पेनिसिलिन, बिना सेंसिटिविटी टेस्ट के पेशेंट के अंदर ऑलरेडी उसके खिलाफ जो है वो IgE बने हुए हैं, और जैसे ही पेनिसिलिन दिया आपकी पूरी बॉडी की मास्ट सेल एक्टिवेट होगी, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर इस प्रकार क्या करेगी, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कर देगी, वेजिंग का साउंड आपको देखने को मिलेगा, कार्डियोवास्कुलर के अंदर हाइपोटेंशन कर देगी, आपको टेकीकार्डिया देखने को मिलेगा, एडिमा पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। स्किन को देखें तो जो है वो हिस्टामिन रिलीज के कारण क्या होगा, यहाँ पे रेडनेस हो जाएगी, आपकी इचिंग जो है पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगी, स्वेलिंग आपकी बॉडी के अंदर देखने को मिलेगी। तो ये सारे जो है वो कंडीशन क्या कोज कर रहे हैं, आपके हाइपोटेंशन या फिर शोक की स्थिति डेवलप कर रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि बॉडी के अंदर क्या हो गया है, यहाँ पे मैसिव वेजोडाइलेशन यहाँ पे हो गया है, और मैसिव वेजोडाइलेशन अगर होगा तो क्या होगा, शोक की स्थिति होगी, क्योंकि आपका कार्डियोवास्कुलर कैपेसिटी जो है वो यहाँ पे बढ़ जाएगी। अब मैंने आपको बताया था ये एक टाइप का डिस्ट्रीब्यूटिव शोक यहाँ पे बन चुका है। कैसे बन चुका है डिस्ट्रीब्यूटिव शोक? जैसे ही आपने एलर्जन का एडमिनिस्ट्रेशन किया या कोई भी एलर्जन बॉडी के अंदर गया किसी भी टाइप का, वो क्या कर रहा है आपके बॉडी के अंदर, ये जो आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम था ये आपका नॉर्मल कार्डियोवास्कुलर सिस्टम था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल्स के रिलीज़ के कारण क्या हो रहा है, अब यहाँ पे वेजोडाइलेशन हो रहा है, और वेजोडाइलेशन होकर यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्डियोवास्कुलर कैपेसिटी है वो बढ़ चुकी है। तो अब जो नॉर्मल कैपेसिटी 5 लीटर थी वो यहाँ पे 7, 8, 9 और इससे भी ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स रिलीज हुए हैं जिन्होंने मैसिव वेजोडाइलेशन कर दिया है, कैपिलरी परमिएबिलिटी इंक्रीज हो चुकी है, जिसके कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका एक रिलेटिव जो है वो हाइपोवोलेमिया और हाइपोटेंशन आपको देखने को मिलती है। तो ये आपके क्या हो गए, एनाफाइलेटिक शॉक इसका कारण हो गया, और किस प्रकार से आपने इसकी पैथोफिजियोलॉजी डेवलप हुई है वो आपने देख ली। उसके अलावा अलग अलग सिस्टम के अंदर आपने देख लिया कि क्या जो है वो लंग्स के अंदर क्या हो रहा है, आपके हार्ट के अंदर क्या हो रहा है, उसके अलावा स्किन के अंदर क्या हो रहा है, GI के अंदर भी जो है वो आपको नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया जैसे सिम्टम है वो देखने को मिल सकते हैं। CNS के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइपोक्सिया की स्टेट डेवलप हो रही है। क्यों? पेरिफेरल पूलिंग ऑफ ब्लड के कारण। तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे कन्फ्यूजन है वो पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगी। एंग्जाइटी पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलेगी, एंग्जाइटी देखने को मिलेगी। तो ये आपने अलग अलग क्लिनिकल फीचर्स भी देख लिए, उसके साथ में आपने पैथोफिजियोलॉजी देख ली कि किस प्रकार से मास्ट सेल एक्टिवेट होके एक सब्सटेंस का रिलीज़ करेगी, हिस्टामिन का रिलीज़ करेगी, प्रोस्टाग्लैंडिन्स का रिलीज़ करेगी, वेजोडाइलेशन करेंगे, कार्डियोवास्कुलर कैपेसिटी को बढ़ा देंगे, हाइपोटेंशन आपके पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। अब क्या इसका मैनेजमेंट होगा वो अपन देखते हैं। मैनेजमेंट के अंदर यहाँ पे मैनेजमेंट की अप्रोच जो है वो यहाँ पे हमेशा रहेगी आपकी एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। पहला काम होगा आपको मेंटेन द एयरवे। एयरवे को क्यों मेंटेन करना है? क्योंकि यहाँ पे हो रहा है ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, मतलब पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वहाँ की ब्लड वेसल्स डायलेट होकर आपकी जो ब्रोंकस है, ब्रोंक्यूल्स है, उनको क्या कर दिया, यहाँ पे न्यूरो कर दिया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, व्हीजिंग साउंड आपको देखने को मिल रही है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एयरवे को मेंटेन करना है। तो उसके लिए अपने को क्या करना है, एडमिनिस्टर हाई फ्लो O2, मतलब 10 से 15 लीटर जो है वो पेशेंट को O2 देनी है। उसके अलावा SpO2 जो है वो मॉनिटरिंग करते रहना है पेशेंट का। फिर उसके अलावा ब्रीदिंग को मेंटेन करने के लिए आपको, अगर पेशेंट सांस ले पा रहा है, अगर खुद सांस ले पा रहा है तो आप ऑक्सीजन लगा सकते हैं, लेकिन अगर रेस्पिरेटरी फेलियर के अंदर जा चुका है, जब जो है वो पेशेंट खुद से सांस नहीं ले पा रहा है, तो एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन भी किया जा सकता है। इंट्यूबेशन किया जा सकता है अगर पेशेंट टोटली सर्कुलेटरी शॉक में है, टोटली जो है वो रेस्पिरेटरी फेलियर के अंदर है, उस स्थिति के अंदर एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन किया जा सकता है। अदरवाइज 10 से 15 लीटर हाई फ्लो O2 जो है वो पेशेंट को देनी है, SpO2 मॉनिटरिंग उसके साथ में करना है। उसके अलावा अगर पेशेंट शॉक में है और शॉक में जो है वो BP मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो उसके अंदर अपन IV फ्लूइड्स का यूज़ करेंगे, और IV फ्लूइड्स आपके रहेंगे क्रिस्टलोइड्स, जिसके अंदर आपका
चॉइस रहेगी नॉर्मल सेलाइन या फिर रिंगर लैक्टेट। ये अपन आईवी फ्लूइड देंगे और डोज रहेगी 20 ml पर kg। इस डोज पे आपको क्या करना है, आईवी फ्लूइड्स का एडमिनिस्ट्रेशन करना है। उसके अलावा मेन जो आपकी सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रग है वो आपकी रहेगी यहाँ पे एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रग और आपके एनाफाइलेक्टिक शॉक की ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी, जिसकी डोज रहेगी आपकी 0.5 mg इंट्रामस्कुलर। डाइल्यूशन रहेगा आपका 1:1000 का, जिसकी डोज रहेगी आपकी 0.5 mg इंट्रामस्कुलरली। और इसका एडमिनिस्ट्रेशन करना है एज सून एज पॉसिबल, जैसे ही एनाफाइलेक्टिक शॉक डायग्नोस हुआ है। एनाफाइलेक्टिक शॉक का डायग्नोस का क्राइटेरिया क्या रहेगा आपका, एक तो सडन ऑनसेट हुआ है, दूसरा अर्टिकेरिया और स्किन रैशेज की स्थिति है, फिर जो आपका हाइपोटेंशन और सर्कुलेटरी शॉक के अंदर पेशेंट देखने को मिल रहा है, उसके अलावा ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन विजिंग साउंड आपको देखने को मिल रही है, और उसकी हिस्ट्री रही है किसी एलर्जन से एक्सपोजर की। ये अगर क्राइटेरिया मैच कर रहा है तो एनाफाइलेक्टिक शॉक है वो सस्पेक्ट किया जा सकता है। और एज सून एज पॉसिबल इंट्रामस्कुलर IM 0.5 mg 1:1000 डाइल्यूशन का इंजेक्शन है एपिनेफ्रिन का एडमिनिस्ट्रेशन करना है। और इसका रिपीटेशन किया जा सकता है एवरी 5 मिनट, 5 मिनट जो है वो के गैप पे दोबारा इसको रिपीट किया जा सकता है। और अगर फिर भी अगर ये क्या जो है वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है तो उसकी स्थिति के अंदर अपन क्या करेंगे, 1 mg जो है वो 1000 ml NS के अंदर 1 mg एपिनेफ्रिन 1000 ml NS के अंदर मिला के इसका इन्फ्यूजन जो है वो पेशेंट के अंदर दे सकते हैं। अगर कंटिन्यूसली जो है वो पेशेंट इसी स्टेट के अंदर है, एनाफाइलेक्टिक शॉक की स्थिति से रिकवर नहीं कर पा रहा है, तो उसके अंदर अपन क्या करेंगे, 1 mg एपिनेफ्रिन 1000 ml NS में मिला के इन्फ्यूजन जो है वो आपका रहेगा, और इसकी डोज रहेगी 1 से 20 ml पर मिनट। ये आपको क्या करना है, कंटिन्यू करना है इन्फ्यूजन। तो ये आपने देख लिया कि एपिनेफ्रिन जो है वो आपकी मेन ड्रग ऑफ चॉइस रहती है एनाफाइलेक्टिक शॉक की स्थिति के अंदर। उसके अलावा वेसोप्रेसिन का यूज किया जा सकता है अगर पेशेंट सर्कुलेटरी फेलियर के अंदर है, शॉक की स्थिति से रिकवर नहीं कर पा रहा है। आईवी फ्लूइड्स देने के बाद में भी, एपिनेफ्रिन देने के बाद में भी वेसोप्रेसर्स का यूज़ कर सकते हैं। तो एपिनेफ्रिन यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है। तो एपिनेफ्रिन जब वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, एक तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, शॉक की स्थिति से पेशेंट रिकवर करेगा, और दूसरा क्या होगा, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा। तो मैंने आपको बताया कि ये आपका क्या है, ब्रोंक्यूल्स है। अब यहाँ के आसपास की ब्लड सप्लाई ज़्यादा थी, यहाँ पे एडिमा डेवलप हो रहा था, यहाँ पे ब्लड वेसल जो है वो डायलेट थी। तो जैसे ही ये ब्लड वेसल्स यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्ट होगी, ये आपका नेरोविंग है वो यहाँ पे कम हो जाएगी, आपका एयरवे को जो है वो ज़्यादा गैप मिल जाएगा, आपके ब्रोंक्यूल्स इनको क्या हो जाएगा, यहाँ पे अच्छे से गैप मिल जाएगा, जिसके कारण रेस्पिरेटरी जो है वो डिस्ट्रेस पेशेंट का कम हो जाएगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन भी कम हो जाएगा। तो इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एपिनेफ्रिन का यूज़ कर रहे हैं, जो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन से ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ कर रहा है पेशेंट का। उसके अलावा यहाँ पे जो आपका ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन है उसको भी रिलीव कर रहा है। उसके अलावा अगर पेशेंट को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी है तो नेबुलाइजेशन कर सकते हैं, साल्ब्यूटा बोलते हैं। तो साल्ब्यूटामोल नेबुलाइज क्या करेगा, ये भी आपका जो ब्रीदिंग है उसको इम्प्रूव करेगा, आपके ब्रोंकोडाइलेटर का काम करेगा। तो ये आपने देख लिया कि किस प्रकार से इनको मैनेज करना है। उसके अलावा आप एंटी हिस्टामिन्स का यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर क्लोरफेनेरामाइन है, ये है एंटी हिस्टामिन का काम करेगा। उसके अलावा कोर्टिकोस्टेरॉइड्स आप डेक्सामेथाजोन है या फिर हाइड्रोकोर्टिसोन है, इनका भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन कि किस प्रकार से रिकवरी है वो पेशेंट की हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो ये आप क्या करेंगे, एनाफाइलेक्टिक शॉक का मैनेजमेंट करेंगे। क्या रहेगा आपका, पेटेंट एयरवे मेंटेन करना है, एपिनेफ्रिन यूज़ करना है, 0.5 mg IM एडल्ट पेशेंट की अपन बात कर रहे हैं। उसके अलावा अगर यंग पेशेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनके अंदर 12 से 18 साल है तो 0.3 mg, और उससे छोटे बच्चे हैं तो और कम किया जा सकता है डोज को। उसके अलावा अपना जो है वो कंसंट्रेशन क्या रहेगी, 1:1000 जो है वो आपका डाइल्यूशन रहेगा,
ये क्या करेगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन करेगा, ब्लड प्रेशर आपका इंप्रूव करेगा, उसके साथ साथ में ब्रोंकोडायलेटर का काम करेगा। उसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा इचिंग है पेशेंट को, जो है स्किन रेसेज बने हुए हैं, क्लोरफेनेरामाइन का यूज़ किया जाता है, डेक्सामेथाजोन का यूज़ कर सकते हैं। अगर पेशेंट सर्कुलेटरी फेलियर के अंदर है तो वेजोप्रेसिन का यूज़ किया जा सकता है। उसके अलावा आपके फ्लूइड जो हैं वो आपका 20 ml पर केजी IV फ्लूइड्स होंगे। लार्ज बोर कैनुला मैंने आपको बताया था हाइपोवोलेमिया वाले शोक के अंदर कि किस प्रकार से अपन 2 लार्ज बोर IV एक्सेस करते हैं ताकि जल्दी से जल्दी वो शोक की कंडीशन को इम्प्रूव किया जा सके। तो इसलिए लार्ज बोर IV कैनुला से IV फ्लूइड्स का एडमिनिस्ट्रेशन करना है आपका 20 ml पर केजी के डोज के ऊपर। तो ये आपने देख लिया कि किस प्रकार आप एनाफाइलेक्टिक शोक का मैनेजमेंट करेंगे। तो आज अपन ने पढ़ा है एनाफाइलेक्टिक शोक क्या होता है। किसी भी एलर्जन के एक्सपोजर की वजह से आपकी बॉडी के अंदर जब फर्स्ट टाइम एक्सपोजर होता है तो बॉडी के अंदर IgE बन जाते हैं जो मास्ट सेल के ऊपर प्रेजेंट हो जाते हैं पूरी बॉडी के अंदर। जैसे ही एलर्जन दोबारा बॉडी के अंदर आता है आपकी मास्ट सेल एक्टिवेट होकर रिलीज करती है केमिकल्स का, जिनके अंदर हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्रिन इस प्रकार के केमिकल रिलीज होंगे जो क्या करते हैं आपकी बॉडी के अंदर अलग अलग सिस्टम के अंदर अलग अलग असर दिखाते हैं। अब जैसे आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कर देंगे, आपका जो है वो एडिमा आपका बढ़ा देंगे। इससे क्या होगा, पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा। स्किन के अंदर क्या होगा, हिस्टामिन रिलीज होगा तो एडिमा की स्थिति देखने को मिलेगी, पेशेंट के अंदर इचिंग देखने को मिलेगी। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर क्या होगा, मैसिव वेजोडाइलेशन की वजह से पेशेंट के अंदर शोक देखने को मिलेगा। शोक की वजह से क्या हो रहा है, CNS के अंदर एंग्जाइटी और जो कन्फ्यूजन पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। GIT के अंदर नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया जैसी स्टेट आपको देखने को मिलेगी। इसको अपन मैनेज कैसे करेंगे, मैनेज करने के लिए पेशेंट का पेटेंट एयरवे मेंटेन करना है, हाई फ्लो O2 अपने को पेशेंट को देनी है, एड्रेनालिन इंजेक्शन 0.5 mg एवरी 5 मिनट रिपीट किया जा सकता है। क्रिस्टलोइड, NS और RL का यूज़ कर सकते हैं अपन। उसके अलावा वेसोप्रेसिन यूज़ कर सकते हैं, एंटीहिस्टामिन का यूज़ कर सकते हैं, कोर्टिकोस्टेरॉइड या फिर क्लोरफेनेरामाइन इन ड्रग्स का भी यूज़ किया जा सकता है एनाफाइलेक्टिक शोक को मैनेज करने के लिए। तो ये अपना एनाफाइलेक्टिक शोक का लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।